विभवमापी के उपयोग यानी यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। लास्ट टाइम में भी हमने एक उपयोग देखा था जिसमें हमने किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की थी। ठीक है, आज वाले हम टॉपिक में जो है विभवमापी का उपयोग ही देखेंगे, लेकिन हम किसी प्राथमिक सेल के जो है आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। ठीक है, और किसकी मदद से? विभवमापी की मदद से। तो सिंपल सा है, पहले आप इसको चित्र को समझिए, इसमें हम कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर, जो कि आपका इतना है केवल, यानी पोटेंशियोमीटर कुछ है होता नहीं है, केवल एक वायर होता है लंबा सा मैग्नेटोमोटिव कंस्टेंटन का, जो लास्ट टाइम में हम डिस्कस कर चुके हैं, AB। ठीक है, जो ऐसे कई पेंच की मदद से काफ़ी बार लपेट करके बनाया जाता है। उसके बाद में फिर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम करते क्या हैं कि एक बैटरी लेते हैं, संचायक सेल को ही लेते हैं B, संचायक सेल को ही लेते हैं B, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के पॉइंट A से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, नेगेटिव टर्मिनल को आगे आकर के एक कुंजी लगा देते हैं, एक कुंजी इसमें लगा देते हैं। दूसरी चीज है, कुंजी केवल लगाने के बाद में फिर आगे एक धारा नियंत्रक इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा कि पोटेंशियोमीटर में कितनी करंट फ्लो हो उसको ये कंट्रोल करेगा। ये बेसिक से इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें इसको करते समय आपको लगेंगे। फिर आगे देखिए, अब जिस सेल का आपको निकालना है विद्युत वाहक आंतरिक प्रतिरोध जिसका ज्ञात करना है, उसको जो है ले लीजिए, और उसके बाद में उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉइंट A से ही कनेक्ट कर दीजिए, जहां पर आपने संचायक बैटरी का जो है आपने क्या जोड़ा है, A से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा था, मतलब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। और फिर जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये देखिए जो सेल है उसका हमने विद्युत वाहक बल E माना है, आंतरिक प्रतिरोध यानी जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r कहा गया है। और उसके बाद में जब इसी में फिर हम जो है आगे नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को तो हमने यहाँ पॉइंट A पर कनेक्ट कर दिया है, और नेगेटिव टर्मिनल को हम कहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, और वो भी धारामापी कैसा रहेगा, शंट युक्त रहेगा। अर्थात अगर अचानक कहीं आपके पास जो है करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है तो ये अतिरिक्त धारा निकल जाएगी इधर से, इस शंट से होकर के, और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, आप फिर चूंकि गैल्वेनोमीटर में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल आपने नेगेटिव वायर से जोड़ दिया, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो दूसरा टर्मिनल बचा रहेगा, उस टर्मिनल को क्या करना है, तार के माध्यम से एक जॉकी से जोड़ देना है। ठीक है, जॉकी ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद में फिर उस जॉकी की मदद से आप क्या करोगे कि उसको आगे पीछे ऐसे फिसला करके आप जो है शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। ठीक, ये चीज़ तो हमारा ऐसे बेसिक हो गया, लेकिन आगे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कुंजी K1 को बंद कर देंगे और K2 को खुला रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि B से धारा प्रवाहित करेंगे और उसके बाद में K2 आपका ओपन रहेगा। इस स्थिति में हम जैसे ही हमारा करंट फ्लो करेगा, हम शून्य विक्षेप की स्थिति इस पर ज्ञात करेंगे, मतलब जॉकी को पकड़ेंगे और उसके बाद में इस तरह से फिसला करके देखेंगे। जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो जीरो पर रहे, उस स्थिति को हम नोटिस कर लेंगे, और वो हम मेजर कर लेंगे डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट A से। और मान लेते हैं कि ऐसा करने में जो हमारा मतलब लेंथ आ रही है, लेंथ हमारी आ रही है पॉइंट A से, वो पॉइंट A से लेंथ हमारी है L1। ठीक है, तो उस समय हमारा जो फाइंड आउट होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, यानी सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो हम सेल के विद्युत वाहक बल को लिख लेते हैं, यानी E बराबर हमको क्या मिल जाएगा, K टाइम्स L1, जहाँ K क्या है, ये है आपका विभव प्रवणता, है ना, विभव प्रवणता। बिकॉज ये जो कंस्टेंटन या मैग्नेट का तार है, इसके लंबाई में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इस सेल का पोटेंशियल, इस संचायक सेल का पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप करता जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है K को भी इंक्लूड करेंगे। ये प्रति सेंटीमीटर लंबाई में विभव प्रवणता है। ठीक है, तो यह विभव पतन है, तो विभव पतन ही होता है, यानी अगर 1 सेंटीमीटर एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है वही आपका क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा, सेल का विद्युत
वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये E बराबर आपका हो गया K टाइम्स L1, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, अब K2 को बंद कर देते हैं, K2 को भी बंद कर देते हैं और K1 को खुला रखते हैं, ठीक। और उस स्थिति में इसको करने से पहले जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स, ऐसे आपका क्या होता है, एक बक्से जैसा होता है उपकरण, और उसमें जो है ढेर सारी कुंजियां लगी रहती हैं, मतलब ऐसे आप उनमें से कुंजी को निकाल सकते हो, ठीक है। अब उन कुंजियों में क्या होता है, एक निश्चित रेजिस्टेंस की मात्रा होती है। आपने अगर एक कुंजी निकाल दी तो कुछ ओम जो उस पर की कुंजी पर अंकित रहता है कि 10 ओम, 5 ओम, ऐसे उस पर लिखा रहता है, उतने ओम का जो है प्रतिरोध आपके परिपथ में यानी सर्किट में इंक्लूड हो जाता है। तो हम प्रारंभ में क्या इसमें जब प्रारंभ में क्या करते हैं, प्रारंभ में तो आपका ये हो गया कि K1 को जो है ओपन रखते हो, K1 को ओपन रखते हो और इसको ये जो है क्लोज कर देते हो, ठीक है। और इसमें से आप एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हो, एक यहाँ से प्रतिरोध कुंजी निकाल लेते हो, तो आपका क्या होगा, एक निश्चित ओम का प्रतिरोध आपके इस परिपथ में जुड़ जाता है। और उस स्थिति में मान लेते हैं कि ये जो टर्मिनल है यहाँ पे, इसके बीच में यानी प्रतिरोध के बीच में विभव जो है, पोटेंशियल जो है हमारा, वो हम मान लेते हैं कि बी है, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी है। और इसके अलावा जो है फिर उसी स्थिति में जब हमने यहाँ से एक कुंजी निकाल लिया है, अर्थात यहाँ पर एक प्रतिरोध निकाल दिया है और प्रतिरोध लगा दिया है इसमें, और उसके बाद में फिर से हमको शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी है। तो फिर से हम जॉकी को पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से इस पर फिसला करके जो है शून्य विक्षेप की स्थिति निकालेंगे, और मान लेते हैं कि वो शून्य विक्षेप की स्थिति पॉइंट A से L2 डिस्टेंस पर आती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से जहाँ पर हमारा ये हमको गैल्वेनोमीटर में शून्य डिफ्लेक्शन मिला, वो पॉइंट जो है हमारा बिंदु A से L2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो उस स्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये रेजिस्टेंस के जो आपने बाहर प्रतिरोध लगाया हुआ है उसके सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी विद्युत वाहक सेल ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आप कहोगे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल B हम लिख लेते हैं, और ये बराबर होगा K टाइम्स L2 भी, इसे हम समीकरण 2 कह देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से हम भाग कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा E/V इक्वल टू K टाइम्स L1 अपान K टाइम्स L2, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ से K से K कैंसिल कर देते हैं, है ना, और उसके बाद में हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, E/V इक्वल टू L1 अपान L2, ठीक, कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में एक चीज और हम जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में, यानी परिपथ में जो आंतरिक प्रतिरोध, सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है और जो बाह्य प्रतिरोध होता है, उसमें एक रिलेशन होता है ना। वो क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R टाइम्स E/V -1, कुछ इस तरह से होता है। तो अब हम फटाक से क्या करते हैं, E/V की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कैपिटल R, और यहाँ पे E/V की जगह पे क्या रख दोगे, L1/L2, तो L1/L2 -1, इस तरह से आपका ये आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हैं भैया। और जिसकी मदद से यहाँ पे देखिए कैपिटल R आपको पता ही होगा, ये देखिए कैपिटल R पता होगा ना, क्योंकि आपने जितने ओम का वहाँ से कुंजी निकाला उतने ओम का परिपथ में रहेगा, तो वो कैपिटल R पता होगा। L1 डिस्टेंस आप नाप लोगे, यहाँ से L2 डिस्टेंस भी आप नाप लोगे, ठीक है। और इस तरह से इस समीकरण में रख के कैलकुलेशन करके सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हो, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर।